हम आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 8। पिछले वीडियो में आपने ये तो समझ लिया था कि जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है वो या तो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। सिंगुलर भी होता है तो पर्सन होते हैं 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है आई। अगर कोई आपसे पूछे कि आई कैसा सब्जेक्ट है तो आप कहेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। सिंगुलर तो है ही, एक, आई मतलब मैं, एक ही हूं मैं। सिंगुलर वो होता है जो एक होता है, प्लूरल का मतलब है एक से ज्यादा। वी मतलब हम का मतलब है कि एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है। सेकंड पर्सन है यू। अच्छा, यू का इसका कोई सिंगुलर वर्जन नहीं है, यू को हमेशा ही प्लूरल ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो कोई अगर आपसे ये पूछे कि सेकंड पर्सन सब्जेक्ट कौन है तो आप कहेंगे यू। कोई आपसे पूछे सेकंड पर्सन का प्लूरल कौन है, यू। सिंगुलर होता ही नहीं है। ठीक है, मैं, हम, तुम या आप या तू, इन सब के लिए यू कहते हैं। तुम, आप या तू, मैं, हम या तुम, इसको छोड़ करके बाकी जो भी है वो थर्ड पर्सन है। ठीक है, मेरे को छोड़ करके, आपको छोड़ करके, हमें छोड़ करके जो भी है वो थर्ड पर्सन है। अगर वो एक है या एक के बारे में बता रहा है तो वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, जैसे कि ही मतलब वह या वो किसी एक लड़के के लिए। शी मतलब वह या वो किसी एक लड़की के लिए। दिस मतलब यह है, जैसे दिस इज अ पेन। दैट मतलब वह या वो, अगर ये पेन दूर है तो मैं कह सकता हूं दैट इज अ पेन। इट मतलब यह है, दिस और इट बिल्कुल एक ही हैं, कोई फर्क ही नहीं, समझो आप। आगे डिफरेंसेस हैं, यूज में डिफरेंसेस हैं, वो समझ में आते रहेंगे धीरे धीरे। और जितना भी एक से ज्यादा को बता रहा है, जैसे दे मतलब वे, एक से ज्यादा लोगों को मैं कहता हूं दे आर गुड, दे आर नाइस, दे। थर्ड पर्सन का प्लूरल। दीज मतलब ये, एक से ज्यादा चीजें मेरे हाथ पे, मैं कह सकता हूं दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। और एक से ज्यादा दूर हैं तो मैं कह सकता हूं दोज आर बुक्स, वे किताबें हैं। ठीक है, तो थर्ड पर्सन का प्लूरल। मैंने आपको यह भी बताया था कि कोई भी सिंगुलर नाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन का मतलब क्या, नाम। जैसे कि पंकज एक लड़का है तो सिंगुलर नाउन है। जैसे देहरादून एक जगह का नाम है, सिंगुलर नाउन है। कंप्यूटर एक चीज का नाम है, सिंगुलर नाउन है। ये सभी कहलाते हैं थर्ड पर्सन के सिंगुलर। और जो एक से ज्यादा हैं वो है प्लूरल नाउन, जैसे कि बुक्स यानी किताबें, एक से ज्यादा चीजों के नाम हैं। पेन्स एक से ज्यादा चीजों के नाम है। पंकज एंड राजेश एक से ज्यादा लोगों के नाम है, ये सभी हैं प्लूरल नाउन। तो ये क्या है, थर्ड पर्सन के प्लूरल। अब इसके अलावा यहां पर मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ा हुआ है, यहां पर कुछ लिखता हूं मैं, आप देखिएगा। सिंगुलर प्रोनाउन, ये है सिंगुलर प्रोनाउन। जितने भी प्रोनाउन, देखिए वैसे आप जानते हैं आई क्या है, प्रोनाउन है वी, यू, ही, शी, दे, दिस, दैट, इट, दीज, दोस। ये सभी क्या है, ये सब प्रोनाउन हैं, यानी सर्वनाम जो कि संज्ञा की जगह पे आते हैं, नाउन की जगह पे आते हैं। उसी तरह से जितने भी सिंगुलर प्रोनाउन हैं, जैसे कि ये वन, ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, ये जितने भी हैं ये सभी क्या कहलाएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। और जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो आप सही इंग्लिश बोलें, इसके लिए इसका ज्ञान होना जरूरी है। मैं ग्रामर की डेप्थ में नहीं घुस रहा हूं, लेकिन मैं उतना आपको बताऊंगा जितना आपके लिए जरूरी है। और जितने भी प्लूरल प्रोनाउन हैं वो सभी क्या होंगे, थर्ड पर्सन के प्लूरल। अच्छा, ये चीजें बतानी क्यों जरूरी है, अभी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, पिछले वीडियो में बताया मैंने आपको, एक छोटा सा रिवीजन देखिए। ऑक्सिलरी वर्ब्स 3 कैटेगरी में होती हैं, बी वर्ब्स, डू वर्ब्स और हैव वर्ब्स, पिछले वीडियो में बताया था। प्रेजेंट में बी वर्ब, प्रेजेंट की बी वर्ब्स कौन सी हैं, इज, एम, आर। पास्ट की बी वर्ब्स वॉज, वर। फ्यूचर की विल बी। इसी तरह प्रेजेंट की डू वर्ब्स, डू और डज। पास्ट की डिड, विल डू। हैव
प्रेजेंट की हैव वर्ब कौन सी है? हैज, हैव। पास्ट की हैड और फ्यूचर की विल हैव। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए पहले मैं इनकी बात कर लेता हूं। इनका यूज कहां कहां पे होता है, अगर आपको नहीं पता है तो नोट करना है आपको, ये हमेशा याद भी करना है। इज का यूज हमेशा 3s। 3s का मतलब है थर्ड पर्सन का सिंगुलर। s मतलब सिंगुलर, 3 मतलब थर्ड पर्सन। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपको इज, एम या आर में से किसी एक को चूज करना होगा तो इज का यूज हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में होगा। अब जैसे हमने लिख दिया सिंगुलर प्रोनाउन, तो सिंगुलर प्रोनाउन का मतलब क्या है? वन के साथ हमेशा इज आएगा, ईच के साथ भी हमेशा इज आएगा, आर नहीं आ सकता। एवरी के साथ भी इज आएगा, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग। तो इस तरह से आपके लिए आसान होगा। आपको ये दोनों चीजें ढंग से पता होनी चाहिए। अच्छा, एम का यूज कहां पर होता है? आई के साथ। आर का यूज कहां पर होता है? अब देखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में इज का यूज हो गया, इस पूरे के साथ तो इज, आई के साथ एम, और बाकी ये जो पूरा का पूरा है, बाकी जितना भी बचा हुआ है, इस सब के साथ क्या यूज होगा? आर। वी के साथ भी आर यूज होता है, यू के साथ भी आर यूज होता है। तो पूरे जितने भी प्लूरल हैं, मैं ऐसे कह सकता हूं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ये, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ में ये, और सेकंड पर्सन का तो सिंगुलर होता ही नहीं है। बाकी जितना भी प्लूरल सब्जेक्ट है, जहां पर भी, जैसे ये प्लूरल, बोथ के साथ भी आर, फ्यू के साथ भी आर, मैनी के साथ आर, सेवरल के साथ आर, अदर्स के साथ आर। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं पास्ट में। देखिए, पास्ट की जो बी वर्ब्स हैं, वॉज, वर, वॉज का यूज किसके साथ होता है? जितने भी ये सिंगुलर हैं इन सभी के साथ वॉज, और जितने भी प्लूरल हैं उनके साथ में वर। तो सिंगुलर लिख देता हूं ऐसे और प्लूरल लिख देता हूं ऐसे। अच्छा, विल बी, फ्यूचर की तीनों वर्ब्स ऐसी हैं, पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपको, सभी सब्जेक्ट्स के साथ में इनका यूज होता है। तो यहां पर लिख देता हूं ए का मतलब है ऑल। आप यहां पर ऑल भी लिख सकते हो, ऐसे इस तरह से भी लिख सकते हो आप, ऑल। ऑल का मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट, विल हैव का यूज होगा। ऐसा नहीं है कि आई के साथ विल हैव हो गया और वी के साथ कुछ और हो गया, ये नहीं है। अच्छा, डू डस में से हमेशा ध्यान रखना है, जैसे 3s है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी होगा उसके साथ डज ही यूज होगा, ये वाला सब्जेक्ट। आई के साथ तो डज नहीं होता ना, इनके साथ डज होगा, बाकी जितने भी बच गए उनके साथ में डू होगा। तो जितने भी बच गए को मैं क्या कह सकता हूं? रेस्ट ऑल कह सकता हूं। रेस्ट मतलब बचे हुए, ऑल मतलब सब। तो इसे आर ए लिख देता हूं याद करने के लिए। तो 3s, आई के साथ एम, प्लूरल के साथ आर, सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर, और सभी के साथ विल बी। रेस्ट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज, पहले इसे देखिए, फिर उसके बाद रेस्ट ऑल, जो बचे हुए बाकी सब है उनके साथ डू। डिड का यूज सभी के साथ होता है। प्रेजेंट की हैव वर्ब्स हैं हैज और हैव, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हैज, हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ में हैज, और बाकी सभी के साथ में हैव। तो बाकी सभी के लिए क्या? रेस्ट ऑल, आर ए। और हैड का यूज सभी के साथ होता है, ऑल। यानी कि ही के साथ भी हैड होता है, तो दे के साथ भी हैड होता है, यू के साथ भी हैड, वी के साथ हैड, आई के साथ हैड। सभी सब्जेक्ट कुछ भी हो उसके साथ हैड का यूज होता है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये बातें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, फिर भी रिवीजन हो गया। अगर आप भूल गए थे तो आपको याद रहेगा। और मैं आपसे ये कहता हूं कि ये बेस है इंग्लिश का, आपको ये पता होना चाहिए, ये भी और ये भी। अब देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा सिंगुलर प्रोनाउन, अब क्या होता है, जैसे आपको पता है कि सिंगुलर प्रोनाउन कोई सा भी हो, अगर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर ही कहलाता है, तो सिंगुलर प्रोनाउन कोई सा भी हो, इसके साथ में अगर मुझे इनमें से किसी को सिलेक्ट करना है तो ये है कैटेगरी, यानी इज का यूज करना पड़ेगा। अगर पास्ट की बी वर्ब लेनी है मुझे, तो मेरे को वॉज लेना पड़ेगा, क्योंकि सिंगुलर में तो यही आता है ना। ऐसे आपको आइडिया मिलता है। अगर कहीं पे सेंटेंस में आपको डज यूज करना पड़ा इनमें से किसी के साथ, तो आप डू नहीं करेंगे, आप डज करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में क्या यूज होता है? डज। अच्छा, प्लूरल प्रोनाउन जितने, ऑब्वियस सी बात है, ये है प्लूरल प्रोनाउन।
प्लूरल कैटेगरी में आते हैं। तो जहां जहां पे प्लूरल, प्लूरल, ऑल में तो सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। रेस्ट ऑल में प्लूरल है, ऑल, यहां पर रेस्ट ऑल में प्लूरल आ गया, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ के जो भी है उसके साथ हैव का यूज होगा। तो इनके साथ क्या यूज होगा? हैव, हैड, विल हैव। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ ऐसे प्रोनाउन भी हैं जैसे ऑल, सम, मोर, नन, ये सिंगुलर की तरह भी ट्रीट किए जाते हैं और प्लूरल की तरह भी। यानी इन्हें आप सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर भी कह सकते हैं और ये थर्ड पर्सन प्लूरल की तरह भी ट्रीट किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ऑल की अगर मैं बात करूं, आपने तो सेंटेंस देखा ही होगा, ऑल इज वेल, कई बार सुना होगा आपने सेंटेंस। अब देखिए ऑल के साथ क्या यूज हो रहा है? इज। लेकिन आप ऐसा भी सेंटेंस देखते हैं, ऑल आर वेटिंग, ऑल आर वेटिंग। तो ऐसा कैसे हो रहा है? कहीं पे ऑल के साथ इज लग रहा है, कहीं पे आर लग रहा है, जबकि इज का यूज तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में होता है। अगर मैं ऑल को एक सिंगुलर प्रोनाउन मानूंगा तभी तो मैं इसके साथ इज का यूज करूंगा। अगर आर का यूज कर रहा हूं इसका मतलब तो मैं इसे प्लूरल मान रहा हूं, प्लूरल प्रोनाउन। तो कहीं पे ये सिंगुलर प्रोनाउन है तो कहीं पे ये प्लूरल प्रोनाउन है। क्या कॉन्सेप्ट है? अभी आपको एग्जांपल्स बताता हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं घुस रहा हूं, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जितना नॉलेज आपको होना चाहिए वो मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं एक एक करके इन प्रोनाउंस को। वन का यूज जब भी आप सब्जेक्ट में देखते हैं, जैसे यहां पर सब्जेक्ट में आप देख रहे हैं, आप जानते हैं ना वर्ब से पहले जो भी पार्ट आता है वो सब्जेक्ट है। ये पूरा क्या हो गया? सब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब से पहले आ रहा है ना। ये सब्जेक्ट है आपका। शुड, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, मोडल वर्ब है, मोडल ऑक्सिलरी वर्ब है, उससे पहले आ रहा है वन। ये देखिए मेन वर्ब है सेंटेंस की, नीड, उससे पहले आ रहा है वन। तो इन सभी जगहों पे ये एज ए सब्जेक्ट आ रहा है। तो जनरली जब ये एज ए सब्जेक्ट आ रहा है तो इसका क्या मतलब निकलता है? या तो मतलब निकलता है एक, एक तो हम सब जानते हैं, वन इज हियर, एक यहां है, वन इज इन द किचन, एक किचन में है। तो एक यहां है, एक किचन में है, तो इसका मतलब आ रहा है कि एक। वन स्टूडेंट इज वीपिंग इन द क्लास, एक स्टूडेंट क्लास में रो रहा है। तो ये तो सिंपल है। लेकिन इसका जो दूसरा मतलब है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, हर कोई या हर किसी को। एग्जाम्पल से समझिए, देखिए, वन शुड रिस्पेक्ट एवरी पर्सन, वन शुड रिस्पेक्ट एवरी पर्सन, हर किसी को चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, एवरी पर्सन, हर व्यक्ति की, यानी हर किसी को, हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यहां पर मैं चाहूं तो वन की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं everyone, everyone should respect every person, ऐसे लिख सकता हूं। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं we should respect, मैं we कह देता हूं, we should respect every person, तो भी तो बात यही है। तो वन का यूज करना लेकिन थोड़ा सा हटके है, थोड़ा अलग है, ऐसे यूज किया जाता है। चॉइस तो आपकी है कि आप वी का यूज कर लें, एवरी वन का कर लें, वन का कर लें, लेकिन वन का यूज इस तरह से किया जाता है। वन का यूज तब किया जाता है जब कोई बात हर किसी पे अप्लाई करती है, मेरे पे भी, आप पे भी, हम सभी पे, उस पे भी, उस पे भी, उस पे भी, हर किसी पे। तो ये हर किसी पे अप्लाई होता है, ऐसे में आप वन का यूज कर लेते हैं। तो एक यूज तो ये है। अब आप यहां पर देख रहे हैं, चूंकि ये सिंगुलर प्रोनाउन है तो वन के साथ क्या यूज हो रहा है? इज। यहां पर क्या है? इज। यहां पर शुड तो खैर सभी के साथ सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, और नीड के साथ क्या लग रहा है? एस। ये बात आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझेंगे। अब आ जाते हैं ईच पे। ईच और एवरी ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोनों, और डिफरेंस बहुत छोटा सा है। दोनों का मतलब ऐसे तो पता क्या होता है? हर एक, हर एक, हर एक या प्रत्येक। ईच या एवरी। मान लीजिए कि दो लड़के बैठे हैं, राम श्याम, और मैं कहता हूं ईच बॉय इज माई फ्रेंड हियर, यानी ये जो दोनों बैठे ना, ईच बॉय, हर एक लड़का, ये हर एक लड़का जो है, दो में से हर एक लड़का, ये मेरा दोस्त है। लेकिन यहां पर देखिए, अगर दो लोग बैठे हैं तो मैं ये सेंटेंस नहीं बोल सकता हूं कि एवरी बॉय इज माई फ्रेंड हियर, हर लड़का मेरा दोस्त है, हर एक लड़का मेरा दोस्त है। यहां क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि एवरी का यूज तब किया जाता है जब दो से ज्यादा लोगों में से हर एक कहना हो, केवल दो से नहीं। अगर केवल दो होंगे ऐसे में आपको ईच ही कहना होगा।
पर हां, अगर 2 से ज्यादा लोग हैं, मान लीजिए 4 लड़के बैठे हैं और चारों मेरे दोस्त हैं, और मैं कहता हूं एवरी बॉय इज माई फ्रेंड हियर, हर लड़का मेरा दोस्त है जो यहां है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। हाँ, लेकिन अगर 2 बैठे हैं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 होंगे तो ऐसे में आपको ईच का यूज करना पड़ेगा, और 2 से ज्यादा होंगे तो चाहे आप ईच कह लो चाहे आप एवरी कह लो, आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, अब ये सेंटेंस देखिए, ईच बिस्किट हैज चॉकलेट। अगर ये सेंटेंस आपके सामने आ जाए, कोई आपसे कहे बता सकते हो कि कितने बिस्किट हैं, तो आप कह सकते हैं देखिए नहीं बता सकते, क्योंकि 2 भी हो सकते हैं, तो ईच का यूज हो रहा है। ईच बिस्किट, हर बिस्किट में चॉकलेट है। हैज का यूज क्या होता है, मेरे पास है या मुझ में है, जैसे मेरे अंदर दिल है ना, आई हैव अ हार्ट, उसके पास दिल है, ही हैज अ हार्ट। या एलमीरा में कपड़े हैं, दिस एलमीरा हैज क्लोथ्स, तो में है, हर बिस्किट में है चॉकलेट। अब अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि आप बता सकते हैं इस सेंटेंस को देख के कितने बिस्किट होंगे अंदाजन, तो आप कहेंगे देखिए ऐसा है, एक बिस्किट तो है नहीं क्योंकि ईच कह रहे हैं, एक तो नहीं है, एक होता तो कहते दिस बिस्किट हैज चॉकलेट, एक तो नहीं है। हाँ, 2 भी हो सकते हैं, क्योंकि 2 भी होंगे तो भी ईच का यूज किया जा सकता है। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 10 भी, 50 भी, 100 भी। तो कहना मुश्किल है कि कितने हैं, पर हाँ इतना है कि एक तो नहीं है, एक से ज्यादा है। किसी ने कहा एवरी बिस्किट हैज चॉकलेट, हर बिस्किट में चॉकलेट है, मतलब तो दोनों के सेम है, लेकिन फर्क यह है कि एवरी का यूज तब किया जाता है जब 2 से ज्यादा में से हर एक की बात हो रही है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि देखिए ये तो मुझे पता है कि एक नहीं है, एक होता तो एवरी कहते ही क्यों, 2 होते तो भी एवरी नहीं कहते, ईच कहते। हाँ, 2 से ज्यादा हैं इसलिए एवरी कहा गया है, ये कह सकते हैं कि 2 से ज्यादा हैं, अब कितने हैं ये नहीं बता सकते। तो सेंटेंस ये है। तो मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा समझ पा रहे हैं, हालांकि ज्यादा ग्रामेटिकली घुसने की जरूरत नहीं है, जब आप बोलते हैं तो आप ईच बोलें चाहे एवरी, दूसरा व्यक्ति तो समझ जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको नॉलेज भी होना चाहिए। अब इस पे आ जाइए, एवरीवन या एवरीबॉडी, एवरीवन या एवरीबॉडी, कभी भी प्रोनाउंस गलत मत करिएगा, एवरीबॉडी मत कहिए, बॉडी नहीं। बॉडी तो ठीक है जब आप किसी की बॉडी को बता रहे हैं कि इसकी बॉडी में ये है, वो बॉडी है, लेकिन ये बडी, बडी, एवरीबॉडी, हर कोई, इसका मतलब है हर कोई, सिंपल है बहुत। एवरीबॉडी इज, ऑब्वियस सी बात है, जब सिंगुलर प्रोनाउन है तो हमेशा इसका ही यूज किया जाएगा, कभी आर का यूज नहीं हो सकता। हर कोई है स्लीपिंग, सो रहा, इन द हॉल, हर कोई हॉल में सो रहा है। एवरीवन वॉज डांसिंग एक्सेप्ट यू, हर कोई डांस कर रहा था, तो देखिए था के लिए वॉज का यूज किया, वर का यूज तो नहीं किया ना, वर का यूज तो नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि एक सिंगुलर प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। हर कोई डांस कर रहा था आपको छोड़कर या आपके अलावा, अलावा के लिए एक्सेप्ट का यूज करते हैं, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। एवरीथिंग मतलब हर चीज, एवरीथिंग हियर इज ब्यूटिफुल, हर चीज यहां ब्यूटिफुल है। जब भी सेंटेंस में एवरीथिंग आए एज अ सब्जेक्ट, हमेशा उसके साथ में जो बी वर्ब यूज होगी वो होगी इज। एवरीथिंग यू हैव इज माइन, ये सेंटेंस बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक पल के लिए आप इसे भूल जाइए, यू हैव को भूल जाइए। तो ये सेंटेंस क्या है, एवरीथिंग इज माइन, सब्जेक्ट है एवरीथिंग, और यहां पर वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब इज। ये तो सिर्फ यहां पर क्या है, ये तो एक एडिशनल क्लॉज है, जो लोग जानते हैं, एक एडिशनल सेंटेंस। अगर ये ना होता तो क्या होता, एवरीथिंग इज माइन, सब कुछ मेरा है, हर चीज मेरी है। ठीक है, थोड़ा सा ऐड कर दिया, हर चीज तुम्हारे पास है, यू हैव, हर चीज तुम्हारे पास है मेरी है, यानी जो भी कुछ तुम्हारे पास है वो मेरा है, ऐसे बोला जाता है, एवरीथिंग यू हैव इज माइन। अब आ जाइए समवन या समबडी, समवन हो चाहे समबडी, दोनों का यूज आप एक दूसरे की जगह पे कर सकते हैं, इसका मतलब होता है कोई। समवन इज एट द डोर, दरवाजे पर कोई है। अगर कभी भी सब्जेक्ट में आप देखें समवन, तो हमेशा मान लीजिए ये एक सिंगुलर प्रोनाउन है और इसके साथ में इज का यूज होगा। और समवन और एनीवन, देखिए एनीवन या एनीबडी, इसका भी मतलब होता है कोई, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, यूज करने में थोड़ा फर्क है। यहां पर देखिए समवन इज एट द डोर, दरवाजे पर कोई है, ऐसे में क्या कहते हैं, समवन इज एट द डोर। लेकिन अगर पूछें
क्या दरवाजे पर कोई है, क्या दरवाजे पर कोई है। तो जब क्वेश्चन पूछा तो पूछने में तो मैं ये कर सकता था कि क्वेश्चन पूछते वक्त क्या करते हैं आप, इज को पहले ले आते हैं, इज समवन एट द डोर। लेकिन इससे बेहतर ये दिखता है, इज एनीवन एट द डोर। अगर आप यहां पर समवन बोले तो भी गलत नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन इंग्लिश कैसे बोली जाती है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब पॉजिटिव सेंटेंस बन रहा है तो हम कह रहे हैं समवन इज एट द डोर। जब इंटेरोगेटिव बन रहा है तो समवन की जगह हम क्या बोल रहे हैं, एनीवन। एनीवन का भी वही मतलब है जो समवन का है, फर्क है बस। अब जैसे यहीं पे देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फर्क है। आई हैव समवन हु हेल्प्स मी, मेरे पास कोई है जो मेरी मदद करता है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं नेगेटिव बना दूं कि मेरे पास कोई नहीं है जो मेरी हेल्प करता है, यहां पर मैंने कहा मेरे पास कोई है, आई हैव समवन, मेरे पास कोई है जो मेरी हेल्प करता है। लेकिन आई डोंट हैव, मेरे पास कोई नहीं है, तो कोई के लिए यहां पर एनीवन, ये समवन को क्या कर दिया, एनीवन। तो एक थोड़ा सा एक आइडिया आप समझिए कि जब भी कोई सेंटेंस पॉजिटिव होता है या अफर्मेटिव होता है, ऐसे में सम, और जहां पर भी सेंटेंस नेगेटिव आप देखें वहां पर एनी, ये बात है। और थोड़ा इंटेरोगेटिव में भी आपने देखा, ये सिर्फ एक्सपीरियंस है। आप चाहें तो समवन का यूज कर सकते हैं, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप चाहें तो गूगल में इस तरह के सेंटेंसेस को बहुत सारे ढूंढिए, देखिए, बुक्स में भी आप ये चीज रियलाइज करेंगे कि सेंटेंस नेगेटिव होगा तो एनीवन, और क्वेश्चन में भी एनीवन का यूज होगा। सेंस वहां पर यही वाला आएगा जो समवन का रहा है, कोई। ठीक है, अच्छा, ठीक इसी तरह से समथिंग, एनीथिंग, अब दोनों का मतलब है कुछ। यहां पर आ रहा है सम, यहां पर आ रहा है एनी। एग्जाम्पल देखते हैं, समथिंग इज मिसिंग हियर। अगर सब्जेक्ट समथिंग है तो हमेशा क्या माना जाएगा, इसे सिंगुलर प्रोनाउन, ऐसा सेंटेंस बनता है। और इसी चीज को देखिए बिल्कुल यहां पर जैसे किया था क्वेश्चन फॉर्म में, इज एनीथिंग मिसिंग हियर, किसी से पूछ रहे हैं आप, डाउट कर रहे हैं आप, इज एनीथिंग मिसिंग हियर। यहां पर भी ऐसे ही कुछ है, इज एनीवन एट द डोर। एक क्वेश्चन सा दिमाग में चल रहा है कि शायद है कोई, क्या है कोई, तो क्वेश्चन में देखिए एनीथिंग हो गया। जब अफर्मेटिव सेंटेंस था तो समथिंग था। उसी तरह से समथिंग यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट में आ रहा है, सब्जेक्ट क्या है, आई, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, हैव, और ये जो पूरा पार्ट है ये तो ऑब्जेक्टिव पार्ट है। लेकिन ऑब्जेक्ट में भी समथिंग जैसे आ रहा है तो आप देखेंगे कि वो समथिंग एनीथिंग में बदल जा रहा है जब सेंटेंस नेगेटिव हो जा रहा है। मेरे पास कुछ है खाने को, आई हैव समथिंग टू ईट। और जब मैं कहता हूं मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, डोंट हैव, नेगेटिव बनाया, तो क्या हो गया, समथिंग का क्या हो गया, एनीथिंग। और एक इंटरेस्टिंग बात और, आप देख रहे हैं यहां हैव से क्या बन रहा है, डोंट हैव। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, सर एक बात बताएं, हैव का नेगेटिव हैव नॉट होता है या डोंट हैव होता है, डोंट हैव, या फिर हैव के बाद नो लगा दें। इन सब सवालों का जवाब आपको मिलेगा तब जब आप ये समझेंगे, जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट किसी काम को करता हुआ बताया जाता है वहां पर हैव के साथ नॉट लग जाता है, और जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के पास कुछ है या कुछ नहीं है, ऐसे में डोंट हैव हो जाता है इसका नेगेटिव। ये सिंपल सेंटेंसेस हैं और ये टेंस के सेंटेंसेस हैं। नो या नॉट के बीच में भी एक डिफरेंस है, कहां पर नो कहां पर नॉट का यूज, जो कि आने वाले वीडियोस में आपको क्लियर होता जाएगा। इसीलिए आपसे कह रहा हूं हर लेक्चर को आपको ध्यान से देखना है। अच्छा, अब आ जाते हैं नथिंग पे। नथिंग का मतलब हो गया कुछ नहीं, जैसे इनका मतलब है कुछ, उसका मतलब है कुछ नहीं। नथिंग भी ये सिंगुलर प्रोनाउन है, इसके साथ में हमेशा इज का यूज किया जाएगा ऑब्वियसली। और अच्छा ठीक है, दो एग्जाम्पल है। नथिंग इज बोरिंग हियर, यहां कुछ भी बोरिंग नहीं है। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं नथिंग का यूज नहीं करता तो क्या मैं इस सेंटेंस को कुछ इस तरह से बना सकता था, नथिंग की जगह मैं कह देता समथिंग या एनीथिंग, कुछ भी, समथिंग इज नॉट बोरिंग हियर। कितना अटपटा सा सेंटेंस लग रहा है, समथिंग इज नॉट बोरिंग हियर। ऐसा सेंटेंस आपने कभी सुना ही नहीं होगा। तो कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर आप नथिंग को रिप्लेस ही नहीं कर पाएंगे। आप ऐसा नहीं कह सकते कि इसकी जगह मैं समथिंग लिख दूं और नॉट को आगे लगा दूं, क्योंकि नथिंग क्या है, कुछ नहीं, यानी कि नहीं के लिए नॉट, कुछ के लिए समथिंग। लेकिन ऐसा नहीं है, हर जगह ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई हैव नथिंग टू ईट,
हाँ, यहां पर मैं एक काम कर सकता हूं, जैसे इस सेंटेंस का मतलब है मेरे पास कुछ नहीं है टू ईट, खाने को, तो मैं नथिंग की जगह पे एक काम कर सकता हूं, हैव नथिंग, क्योंकि पास है वाली बात आ रही है तो डोंट हैव करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, आई डोंट हैव एनीथिंग टू ईट। शायद यहां पर भी कहीं था, ये देखिए ये है तो सेंटेंस, ये यही तो सेंटेंस है, आई डोंट हैव एनीथिंग टू ईट। आप वैसे भी लिख सकते हैं मेरे पास कुछ नहीं है खाने को, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं आई हैव नथिंग टू ईट। अब ये हैं प्लूरल प्रोनाउंस, जैसे बोथ, आप जानते भी होंगे ऑलरेडी, बहुत आसान चीजें हैं, मैं सेंटेंस भी बहुत छोटे छोटे ले रहा हूं। बोथ हैव कार्स, दोनों के पास कार हैं। हैव का यूज आप जानते हैं ना किसके साथ किया जाता है, हैज का यूज कहां पे किया जाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में क्या, हैव। तो बोथ क्या है, एक थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसलिए इसके साथ तो हैव का यूज करना ही होगा। बोथ हैव कार्स, दोनों के पास कार्स हैं। बोथ ऑफ यू आर गुड फ्रेंड्स, आप दोनों अच्छे दोस्त हो। अच्छा, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, जैसे बोथ ऑफ यू यहां पर सब्जेक्ट में आ रहा है, मेरा मन है मैं बोथ ऑफ यू कह दूं या मैं कह दूं यू बोथ, आप दोनों या तुम दोनों, यू बोथ आर गुड फ्रेंड्स। तो ऐसे बोलूं चाहे ऐसे बोलूं कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही है। ये हो गया बोथ। फ्यू, फ्यू मतलब कुछ, जिन्हें आप गिन सकते हैं, जिनकी गिनती हो सकती है, उनके साथ में फ्यू का यूज किया जाता है। जैसे कुछ दाने, दानों को आप गिन सकते हैं। कुछ पेन, कुछ लड़कियां, उन्हें आप गिन सकते हैं 1 2 3 4। तो जो काउंटेबल होते हैं उनके साथ फ्यू का यूज किया जाता है कुछ के सेंस में। और हमेशा ये एक प्लूरल प्रोनाउन है तो आर का यूज हो रहा है। ये पास्ट की बी फॉर्म वर्ब क्या होती है, वॉज या वर। वॉज का यूज हमेशा सिंगुलर के साथ में, और वर का यूज हमेशा प्लूरल के साथ। ठीक है, तो फ्यू आर वेटिंग फॉर द ट्रेन, कुछ वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं ट्रेन के लिए, यानी ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे हैं। फ्यू गर्ल्स वर टॉकिंग इन द पार्क, कुछ लड़कियां पार्क में बात कर रही थी। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, मैनी मतलब कई, बिल्कुल उसका उल्टा है। जैसे फ्यू मतलब कुछ, मैनी मतलब कई, जिन्हें हम गिन सकते हैं। जैसे कई लड़कियां वर टॉकिंग इन द पार्क, कई लड़कियां पार्क में बात कर रही थी। मैनी आर वेटिंग फॉर द ट्रेन, ट्रेन का वेट कई कर रहे हैं, आर। अदर्स मतलब दूसरे, एक से ज्यादा लोगों के लिए कहा जाता है, इसीलिए प्लूरल है। अदर्स हैव नो आइडिया, दूसरों को आइडिया नहीं है अबाउट दिस मैटर, इस मैटर के बारे में, यानी इस मुद्दे के बारे में, इस मैटर के बारे में, या इस मैटर का दूसरों को कोई आइडिया नहीं है। अदर्स हैव नो आइडिया। ही इज सेइंग यस, वो यस कह रहा है, अदर्स आर सेइंग नो, दूसरे नो कह रहे हैं, तो अदर्स के साथ देखिए प्लूरल मान के उसके साथ में आर का यूज हो गया। और यहां पर भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हैज का यूज, और बाकी सभी के साथ में हैव का यूज। तो बाकी सभी में ये आता है प्लूरल प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्लूरल, इसके साथ में हैव का यूज करना पड़ेगा। अच्छा, ये फ्यू, सेवरल, मैनी, न्यूमरस, यहां पर सेवरल, मैनी, न्यूमरस, इनका मतलब क्या है, इनका मतलब तो है कई। और फ्यू, इसका मतलब क्या है, कुछ, ये थोड़ा। अच्छा, यहां पर आप देखेंगे कि ये सिंबल जो लगा है, मैथमेटिक्स जिनको नॉलेज है उनको पता है, इसका मतलब क्या है, फ्यू से बड़ा है सेवरल, सेवरल से बड़ा है मैनी, मैनी से बड़ा है न्यूमरस। देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि कहीं पे लिखा हुआ है कि इससे बड़ा होगा तो इतने लोग होंगे तो मैनी बोलूंगा, इतने लोग होंगे तो न्यूमरस बोलूंगा, ऐसा जरूरी नहीं है। सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि न्यूमरस कह देने का मतलब होता है इतना ज्यादा जिसको कि वाकई में कह सकते हैं बहुत ज्यादा है, और सेवरल का मतलब होता है जो कुछ है, कुछ से थोड़ा ज्यादा। तो डिपेंड करता है। जैसे ये सेंटेंस है, आई हैव विजिटेड, मैंने विजिट किया है, यानी कि मैं घूमा हूं। अगर मैं यहां पे कह दूं फ्यू सिटीज इन माई लाइफ, इसका मतलब कुछ शहर अपनी जिंदगी में, मैं अपनी जिंदगी में कुछ शहर घूमा हूं, कुछ सिटीज घूमा हूं। तो कुछ मतलब कितना हो सकता है, मान लीजिए 2 4 5, है ना, ये हो सकता है, क्योंकि हजारों सिटीज हैं। लेकिन जब आप कहते हैं आई हैव विजिटेड सेवरल सिटीज इन माई लाइफ, सेवरल का मतलब लगता है हाँ ठीक है, इसका मतलब बहुत कम नहीं, पर हाँ ठीक ठाक आपने घूमा है, 15 20 25 हो सकता है। जब आप कहते हैं आई हैव विजिटेड मेनी सिटीज इन माई लाइफ,
मैनी में थोड़ा ज्यादा ग्रेविटी दिखती है, सेवरल से ज्यादा वेट दिखता है। हाँ भाई, इसका मतलब बहुत ज्यादा सिटीज घुमाए। और जब हम कहते हैं आई हैव विजिटेड न्यूमरस सिटीज इन माई लाइफ, न्यूमरस तो फिर ऐसा लगता है जैसे कि इतनी, जो कि जनरली कोई भी आम व्यक्ति नहीं इतनी सिटीज घूमता। मान लीजिए कोई 1000 सिटीज घूम चुका है अपनी लाइफ में, तो वो बोले न्यूमरस, तो लगता है कि हाँ ठीक है। ठीक इसी तरह से अगर कोई कहे फ्यू पीपल अटेंडेड माई ब्रदर्स वेडिंग, कुछ लोगों ने अटेंड किया मेरे भाई की शादी, तो कुछ लोगों ने यानी कि 10, 15, 20, 50 हो सकते हैं। सेवरल कहते हैं थोड़ा ज्यादा नंबर हो सकता है। मैनी कहेंगे तो ऐसा लगेगा हाँ काफी ठीक ठाक नंबर, और न्यूमरस कहेंगे तो हो सकता है पूरे शहर को ही इन्वाइट कर दिया। हालांकि ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 10 होंगे तो सेवरल बोलूंगा, 10 से ऊपर होंगे तो मैनी बोल दूंगा, और 50 से ऊपर होंगे तो न्यूमरस बोलूंगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग है कि इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, कोई पर्टिकुलर इसमें नंबर्स में आपसे डिफाइन नहीं कर सकते। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपने सेंटेंस देखा होगा ऑल इज वेल, सुना होगा, देखा होगा। आपने ऐसा भी देखा होगा ऑल आर वेल। अगर नहीं देखा है तो बता दूं कि दोनों ही सेंटेंसेस सही हैं। एक्चुअली डिपेंड करता है क्या, देखिए मान लीजिए हिंदी में कहता हूं मैं सब ठीक है, किसी ने मुझसे पूछा और कैसा चल रहा है, मैंने कह दिया सब ठीक है। जरा इस सेंटेंस पे गौर करिए और फिर इस सेंटेंस पे गौर करिए। मान लीजिए आप मेरे घर आए, आपने मुझसे पूछा आपके मम्मी पापा भाई बहन कैसे हैं, घर में सब कैसे हैं, मैंने कहा सब ठीक हैं, सब ठीक हैं। अब देखिए यहां पर मैंने कहा था, आपने पूछा कैसा चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं कहूंगा सब ठीक है। आप भी ऐसे ही कहेंगे हिंदी में जब आप कहेंगे सब ठीक है। लेकिन जब मैं आपसे पूछूंगा कि घर में सब कैसे हैं, तब आप कहेंगे सब ठीक हैं, मतलब मम्मी पापा भाई बहन सब ठीक हैं। तो ये फर्क जब हिंदी में है तो इसीलिए तो ये फर्क इंग्लिश में है। यानी कि यहां पर ऑल को एक सिंगुलर ट्रीट किया गया है, सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट, ऐसे में इसका यूज किया गया। लेकिन यहां पर ऑल को एक प्लूरल सब्जेक्ट ट्रीट किया गया है, थर्ड पर्सन प्लूरल, इसलिए आर का यूज किया गया। तो सेंटेंस दोनों सही हैं, डिपेंड करता है कि किस जगह पे किस सेंटेंस को बोलने की जरूरत है। मान लीजिए आप मेरे घर आए और बाउंड्री तक बहुत बड़ा एरिया आप देखें और आप कहें कि ये किसका है पूरा, तो मैं क्या बोलूंगा आपसे, मैं कहूंगा सब मेरा है, सब मेरा है, सब मेरा ही है, मेरा ही है लगा देने से क्या फायदा मिला मुझे, ओनली, ऑल इज माइन ओनली, मेरी नहीं बल्कि मेरा, सब मेरा ही है बोलूंगा ना, है तो नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूंगा कि सब आपका इंतजार कर रहे हैं, सब आपका इंतजार कर रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, हैं, सब आपका इंतजार कर रहे हैं, बिंदी लगा दूंगा। इसीलिए इंग्लिश में भी जब आप बोलेंगे तो आप इसे प्लूरल ट्रीट करेंगे। आप ये मानेंगे कि सब आपका इंतजार कर रहे हैं का मतलब एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो प्लूरल है, ऑल आर वेटिंग फॉर यू। लेकिन जब मैं कहता हूं ये सब मेरा ही है, ये जितना भी है ये सब मेरा है, तो सब मेरा है हिंदी में ही जब है कहा तो इंग्लिश में भी हम इसे सिंगुलर जैसा ट्रीट करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिंगुलर ही है, लेकिन सिंगुलर जैसा ट्रीट करते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। तो सेंटेंस टू सेंटेंस डिपेंड करता है, सब अनुभव की बात है। लेकिन आपको नॉलेज, थोड़ा एक आइडिया होना चाहिए। देखिए आपके सामने आइडिया आया, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप खुद सोच में पड़ गए होंगे कि हाँ बात तो सही है, यहां पर तो मैं है ही कहता हूं, मैं है कहता हूं, है तो कभी कहता ही नहीं हूं, और जहां मैं है कह रहा हूं वहां पर मैं तो आर का यूज कर ही रहा हूं। ठीक इसी तरह से जैसे ये है सब या सभी, तो नन का क्या मतलब है, कोई नहीं, कोई नहीं। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं और सब कैसा चल रहा है, कुछ भी ठीक नहीं है, नहीं है, तो नन इज वेल। अब यहां पर देखिए आपके सामने दो सेंटेंस हैं, नन इज वेटिंग फॉर यू, आपका इंतजार कोई नहीं कर रहा है, और दूसरा नन आर वेटिंग फॉर यू, आपका इंतजार कोई नहीं कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं तो ऐसे बोलता हूं, या हो सकता है आप ऐसे बोलते हैं, बोलने से फर्क पड़ रहा है। देखिए ऐसी सिचुएशन को समझना होगा। मान लीजिए
कि मान लीजिए एक रूम है, ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि वहां पर जाके देखो, एक आदमी मेरा इंतजार कर रहा है, वो मुझसे मिलना चाहता है। आप गए, आपने देखा और आप मेरे पास वापस आए, आपने कहा आपका इंतजार कोई नहीं कर रहा है, आपका इंतजार कोई नहीं कर रहा है। तो देखिए तब आप क्या बोलेंगे, नन इज वेटिंग फॉर यू, नन इज वेटिंग फॉर यू। लेकिन अब यहीं पे दूसरी सिचुएशन को सोचिए, एक कमरा है, एक हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है, और मैं आपसे कहता हूं आप मुझसे मिले, कहीं पे मिल गए, आप मेरे से पार्क में मिल गए, मैंने आपसे कहा हॉल में जाकर देखो हजारों लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, हजारों लोग। आप वहां गए, 1000 लोग या 5 ही लोग हों, मतलब एक से ज्यादा है ना, तभी तो प्लूरल है। तो मान लीजिए 5 लोग हैं, मैंने कहा देखो वहां जाके देखो 5-6 लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, वो मुझसे मिलना चाहते हैं। आप गए, आपने देखा वहां कोई नहीं है, आप मेरे पास वापस आए, तो अब आप मुझसे क्या कहेंगे, आपका इंतजार कोई नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे हैं। अब देखिए बोलने में तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं, आपका इंतजार कोई नहीं कर रहा है। तो अगर ऐसा बोलेंगे हिंदी में तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं नन इज वेटिंग फॉर यू, नन इज वेटिंग फॉर यू। लेकिन अगर आप ऐसा, चूंकि मैंने आपसे कहा था कि कई लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, 50 लोग 100 लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, आप गए, आपने देखा एक भी नहीं है, तो आपने कहा आपका इंतजार कोई नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे हैं। अगर आप खुद कहना चाह रहे हैं कि एक से ज्यादा लोगों की बात चूंकि आप कर रहे थे, तो मैं बता रहा हूं कोई नहीं इंतजार कर रहे हैं आपका, तो तब आप कहेंगे नन आर वेटिंग फॉर यू। हालांकि एक बात मैं आपको क्लियरली बताऊं, इस पे बहुत डिबेट है, कई लोग इस पे डिबेट करते रहते हैं, और सही बात तो यह है कि मेरे हिसाब से अगर आप नन के साथ हमेशा इज लगाएं तो आप गलत नहीं होंगे। लेकिन मैं सिर्फ आपको नॉलेज दे रहा हूं, ये एक डिबेटेबल इशू तो है, लेकिन ये थोड़ा सा लॉजिक है। देखिए यहां पर तो लॉजिक बिल्कुल क्लियर है, नन के केस में थोड़ा कंफ्यूजन जरूर रहता है। ये डिपेंड करता है कि बोलने वाला क्या कहना चाहता है, उसकी चॉइस है, आप किसी की चॉइस नहीं बदल सकते। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका इंतजार कोई नहीं कर रहा है, तो मेरा मन है मैं ऐसे बोल सकता हूं, और मैं हिंदी में ऐसे भी तो बोल सकता हूं, आपका इंतजार कोई नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो जिस तरह से मैं हिंदी में ये बोलूं चाहे ये बोलूं, आप मुझे टोक नहीं सकते, आप मेरे अगेंस्ट नहीं जा सकते, आप कह नहीं सकते कि आप गलत बोल रहे हैं। उसी तरह से नन के साथ में आप इज लगाएं चाहे आर लगाएं, दोनों केसेस में ग्रामेटिकली भी बिल्कुल सही है। इसी तरह से मान लीजिए आपकी मैडम ने आपसे कहा कि जाके क्लास में देखो कितने बच्चे बैठे हैं, आप गए, आपने वहां देखा कोई भी नहीं बैठा है, आप वापस आए, आपने मैडम से कहा मैम नन इज सिटिंग इन द क्लास, नन इज सिटिंग इन द क्लास, क्लास में कोई नहीं बैठा है। लेकिन अगर मान लीजिए मैडम आपसे ये कहती कि बेटा देखो ऐसा है, क्लास में जब मैं लास्ट टाइम गई थी तो वहां पर 23 स्टूडेंट्स थे, अब जाके देखो कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं। अब देखिए कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, यानी मैडम ये मान रही है कि वहां पर एक से ज्यादा बैठे हैं। तो बच्चा आया, बच्चे ने कहा मैडम वहां तो कोई भी स्टूडेंट नहीं बैठे, बैठे हैं, क्योंकि मैडम का क्वेश्चन क्या था, कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो आपने जवाब क्या दिया, कोई भी स्टूडेंट नहीं बैठे। अगर मैडम ये सोचती, मैडम आपसे कहती वहां पर एक बच्चा बैठा था, जरा देख क्या वो बैठा है कि नहीं, तो आप क्या बोलते, मैडम वहां कोई नहीं बैठा है, कोई नहीं बैठा है। और अभी आप क्या बोल रहे हैं, मैडम ने कहा वहां 23 स्टूडेंट्स थे लास्ट टाइम, अभी कितने बैठे हैं, कितने बैठे हैं, उनके भी मुंह से प्लूरल ही निकल रहा है, और वो क्या कहता है, बच्चा क्या कहता है, कोई भी नहीं बैठे हैं। तो लॉजिकल है पॉइंट, नन इसीलिए ऐसा प्रोनाउन माना जाता है जो कि सिंगुलर भी ट्रीट किया जाता है, प्लूरल भी ट्रीट किया जाता है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं सम पे। सम का मतलब होता है कुछ या थोड़ा, जिन्हें आप गिन सकते हैं, जैसे पीपल, पीपल मतलब लोग, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी, 7 आदमी, 8 पीपल, 9 पीपल, 10 पीपल, 11 पीपल, 12 पीपल, जिन्हें आप गिन सकते हैं, जो काउंटेबल हैं, गिने जा सकते हैं, उनके साथ भी सम का यूज होता है। और जिसको आप गिन नहीं सकते, जैसे वाटर, आप कभी ऐसा नहीं कह सकते ना 1 वाटर, 2 वाटर्स, 3 वाटर्स, 4 वाटर्स, 5 वाटर्स, वाटर को कभी गिनते हैं क्या, नहीं गिनते हैं, वो तो लीटर को गिनते हैं कि 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, वो तो लीटर। लेकिन मैं बात कर रहा हूं वाटर को 1 2 3 4, 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर, 4 वाटर, ऐसा नहीं करते हैं। तो जिन्हें गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल हैं, उनके साथ भी सम का यूज होता है। तो काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल, दोनों के साथ सम का यूज होता है। और सम
के साथ में आप ये पाएंगे कि जिन्हें आप गिन सकते हैं, काउंटेबल जो हैं, उनके साथ तो ये एज अ प्लूरल सब्जेक्ट दिखेगा आपको। तभी तो आप यहां आर का यूज कर रहे हैं। सम पीपल आर कमिंग, कुछ लोग आ रहे हैं। आप यहां पर भी क्या कह रहे हैं, लेकिन यहां पर देखिए सम वाटर इज रिक्वायर्ड, कुछ पानी की जरूरत है, कुछ पानी की जरूरत है। तो जिन्हें आप गिन नहीं सकते, जैसे पानी, ये अनकाउंटेबल है। इससे पहले जब भी सम आएगा, ऐसे किसी भी वर्ड से पहले जो अनकाउंटेबल है उससे पहले सम आएगा, तो उससे क्या ट्रीट किया जाएगा, सिंगुलर। तो कंडीशन हर जगह पे डिफरेंट है। यहां पर क्यों ट्रीट किया जाएगा, सेंस के हिसाब से। यहां पर अलग है, यहां पर भी सेंस के हिसाब से। अगर काउंटेबल है तो प्लूरल ट्रीट करेंगे, आर लगाएंगे, और अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर ट्रीट करेंगे, इज लगाएंगे। सम आर डांसिंग, कुछ डांस कर रहे हैं। अब कौन डांस कर रहे हैं, कोई लोग होंगे, लड़के होंगे, लड़के होंगे, उन्हें आप गिन सकते हैं 1 2 3 4, इसलिए प्लूरल ट्रीट किया। सम आर सिटिंग, कुछ बैठे हुए हैं, वो भी प्लूरल है क्योंकि वो भी क्या है, काउंटेबल है। कुछ लड़के हैं, लड़कियां हैं जो बैठे हुए हैं, उन्हें आप गिन सकते हैं 1 2 3 4, 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉयज। अच्छा, जहां पर आप गिन नहीं सकते, जैसे मनी को आप गिन नहीं सकते ना, आप कभी ऐसा कह सकते हैं 1 मनी 2 मनी, ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। आप मनी को नहीं गिनते हैं 1 2 3 4, आप नोट को गिनते हैं। आपके पास नोट हैं कई सारे, आप कह सकते हैं 1 नोट है मेरे पास, 2 नोट हैं, 3 नोट हैं, 1 नोट, 2 नोट्स, 3 नोट्स, 4 नोट्स। या फिर आपके पास कॉइन है, सिक्का है, आप कह सकते हैं मेरे पास 1 कॉइन है, 1 कॉइन, 2 कॉइन्स, 3 कॉइन्स। लेकिन आप कभी ऐसे नहीं कहते 1 मनी, 2 मनी, 3 मनीज, 4 मनीज, या मनी का कोई प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। तो ये अनकाउंटेबल होता है। और चूंकि ये अनकाउंटेबल है, तो जैसे मैंने आपको बताया, अनकाउंटेबल से पहले जब सम आएगा तो उसे क्या ट्रीट किया जाएगा, एज अ सिंगुलर प्रोनाउन। तो इसलिए यहां पर क्या यूज किया, इज। सम मनी इज सेव्ड फॉर माई स्टडी, कुछ पैसे सेव किए गए हैं, ये किए हुए हैं मेरी स्टडी के लिए, ठीक है। ये हो गया सम। अब बात करते हैं मोर। मोर का मतलब क्या होता है, ज्यादा। अब देखिए पहला सेंटेंस है, मोर पीपल आर कमिंग, ज्यादा लोग आ रहे हैं। यहां पर मैं बोल भी क्या रहा हूं, हैं, ज्यादा लोग आ रहे हैं। इसीलिए जब मेरे मुंह से ही निकल रहा है ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो इसलिए आर का यूज दिख रहा है मुझे। लेकिन जब यहां पर हो रहा है, मोर वाटर इज रिक्वायर्ड, ज्यादा पानी की जरूरत है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर था, है ना। कुछ के लिए सम, ज्यादा के लिए मोर। तो जब किसी काउंटेबल के साथ में मोर आएगा उससे पहले, तो उसे ट्रीट किया जाएगा प्लूरल। और जब किसी अनकाउंटेबल, जिसे गिन नहीं सकते, उससे पहले आएगा मोर, तो उसे ट्रीट किया जाएगा सिंगुलर। और सेम कॉन्सेप्ट जैसा ऊपर है वैसे ही है। मोर आर डांसिंग, मोर आर डांसिंग, ज्यादा डांस कर रहे हैं। एंड सम आर सिटिंग, और कुछ बैठे हुए हैं। तो ज्यादा डांस कर रहे हैं, तो कौन डांस कर रहा है, कुछ लोग डांस कर रहे हैं। लोगों को तो हम गिन सकते हैं 1 2 3 4, इसलिए चूंकि काउंटेबल के साथ में मोर का सेंस आ रहा है, इसलिए प्लूरल है। और मोर मनी, यहां पर फिर एक बार ये सिंगुलर ट्रीट होगा, क्योंकि मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन है और इससे पहले आ रहा है मोर, तो इसलिए सिंगुलर ट्रीट होगा। मुझे उम्मीद है आपको कुछ आइडिया तो आज मिला है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्रोनाउन है ये, या फिर थर्ड पर्सन के प्लूरल प्रोनाउन है ये, और कुछ ऐसे प्रोनाउन हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह यूज किए जाते हैं। गाइज, जितनी भी वीडियोस मैं बना रहा हूं, जैसे ये डे 8 की वीडियो है, जितनी भी वीडियोस मैं बना रहा हूं, इन सब के नोट्स आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपको मेरी मिलेंगे, मेरी वेबसाइट पे www.spokenenglish.guru। अभी मैं धीरे धीरे, मैंने इसके लिए एक सेपरेट टीम बनाई है जो कि हर वीडियो के नोट्स को वहां पर अपडेट करेगी, ताकि आपको सब कुछ लिखने की जरूरत ना पड़े। कुछ चीजें आप देख सकते हैं, जब जब आपका मन करे आप देख भी सकते हैं। हालांकि जितना आप लिखेंगे उससे आप ही की प्रैक्टिस होगी, आप ही का फायदा होगा। लेकिन वीडियो को बार बार देख करके लिखना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, मैं समझ सकता हूं। इसलिए अगर स्क्रिप्ट कहीं पे मिल जाएगी, आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप उनको उतार सकते हैं अपनी नोटबुक में। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय।